नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद, जो कि आपके एग्जाम क्लास 10th की जो एग्जाम है इसमें बहुत ही ज्यादा आपके हिंदी व्याकरण में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। वाक्य भेद, कितने टाइप के आपके वाक्य होते हैं, पहले भी हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो आप परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा आज के टाइम पे, क्योंकि ये आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प ये आपकी करने वाला है। तो आप सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे आज का टॉपिक है वाक्य भेद, यानी कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो ये आप वाक्य क्या होते हैं, कैसे वाक्यों का निर्माण होता है, ये सारी प्रक्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वाक्यों को पढ़ने से पहले हम वर्ण के बारे में जानते हैं, और वर्ण को पढ़ने से पहले हम वर्ण के बाद हम शब्दों के बारे में जानते हैं, और शब्दों के बाद हम वाक्यों के विषय में जानते हैं। वर्ण भी आप जानते हैं क्या होता है, शब्द भी आप जानते हैं क्या होता है। अब हम वाक्य भेद के बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए, वाक्य भेद, सबसे पहले आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य क्या होता है, सबसे अगर आप कहें तो देखिए क्या होता है कि जब भी हमें अपने मन के भाव या विचार व्यक्त करने होते हैं, किसी के सामने रखने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भाषा का सहारा लेते हैं। अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं, और इसी भाषा को हम किस तरह से प्रकट करते हैं, इस भाषा को हम वाक्यों के सहारे प्रकट करते हैं। यानी कि हम कोई भी शब्द को कोई भी भाव है, उसको हम किस तरह से प्रकट करते हैं, उसको हम आपके वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। और देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्दों से कुछ ऐसे शब्दों को हम शब्दों से ही हम काम चला लेते हैं, लेकिन पर हमेशा ऐसा नहीं होता। यानी कभी कभी तो हम कुछ भी शब्द मिक्स कर देते हैं, कुछ भी शब्द बोल देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको वाक्यों के जैसे बहुत सारे शब्द समूह हम यहाँ पर आपको बताएंगे, बहुत सारे शब्द समूह हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे अमित, विद्यालय, जाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। शशांक पढ़ रहा था, तभी अंकित उठकर चला गया। शशांक पढ़ रहा था, तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्रीति अच्छी लड़की है। सभी जानते हैं कि प्रीति अच्छी लड़की है।
तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अलग अलग तरह के 4 यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, अलग अलग तरह के 4 वाक्य लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, यहाँ पर आपने देखा कि कई शब्द, बहुत अलग अलग शब्द, आपस शब्द या पद, ठीक है, पद भी हम इनको कह सकते हैं, पद परिचय भी आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर आपको पद परिचय भी क्लियर करवा देंगे। देखिए अलग अलग जो पद हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऐसे शब्द समूह का निर्माण कर रहे हैं जो एक क्लियर अर्थ यहाँ पर प्रकट कर रहा है, क्लियर अर्थ प्रकट करने में सक्षम है, ठीक है। और ऐसे ही जो वाक्य समूह होते हैं, वो शब्द समूह होते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। तो ये हमारी वाक्य की परिभाषा हमारी बनी। तो देखिए दोबारा से हम इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर वाक्य की परिभाषा लिखेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने बहुत सारे यहाँ पर आपको वाक्य लिखे, अलग अलग वाक्य हमने यहाँ पर लिखे बहुत सारे, और इन अलग अलग वाक्यों में हमने आपको बताया कि यहाँ पर शब्द, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे शब्द समूह जो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग पदों से मिलकर वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि शब्द समूह का निर्माण कर रहे हैं, और वो शब्द समूह एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे हमने कहा अमित विद्यालय जाता है, 4 यहाँ पर पद हैं, अमित विद्यालय जाता है। तो ये पद इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि ये बहुत ही स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगला आप वाक्य देखिए, शशांक पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, तभी अंकित उठकर चला गया, ठीक है। सभी जानते हैं कि प्रीति अच्छी लड़की है। तो आप देखिए बिल्कुल किस तरह से इनको व्यवस्थित करा गया है कि ये एक यहाँ पर एक पूरा अर्थ, वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम है सभी शब्द। तो क्या आपकी परिभाषा बनती है, ठीक है, क्या आपकी परिभाषा बनती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले आपने देखा कि देखिए अर्थ, अब अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हमने इनको व्यवस्थित क्रम में रखा है, यानी कि हमने इसलिए इनको व्यवस्थित क्रम में रखा ताकि हमें पूरा अर्थ प्राप्त हो सके, ठीक है। अब इस तरह सार्थक शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह, 2 यहाँ पर आपके अर्थ, इसके परिभाषाएं बन रही हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो मतलब ऐसा व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित आप जरूर लिखेंगे क्योंकि इस तरह से उसको व्यवस्थित किया गया है कि वो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट कर रहा है, उसी को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब वाक्य किस किस से बनते हैं और क्या होते हैं, तो एक बार परिभाषा हम इसकी यहाँ पर लिख लेते हैं। परिभाषा वाक्य की, वाक्य की परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। शब्दों के उस समूह, शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट
रूप से जानी जाती है, अर्थात देखिए अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित, देखिए अब यहां पर एक शब्द आया सार्थक, ठीक है। तो आप शब्द को मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि अगर आपको वाक्य आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको शब्द क्लियर होने चाहिए कि शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा पूरी क्लियर होनी चाहिए, शब्दों के भेद आपको पता होने चाहिए, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से आपको सभी शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप शब्दों को जानना चाहते हैं तो आपको वर्णों के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो देखिए वर्ण हमने क्लियर कर लिए थे क्योंकि ये आपके क्लास 6, क्लास 7 में ही, इससे छोटी क्लासेस में भी आपको ये पढ़ाए जाते हैं। तो जब आपका आगे भी जब आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो तब भी हम इस चीज को यहाँ पर क्लियर करेंगे, दोबारा से हम सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो अभी हम वाक्यों के परिभाषा जान रहे हैं, वाक्यों के भेद जान रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी परीक्षाएं नजदीक हैं और हमें तैयारी करनी है। तो इसके लिए जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का। अब हमने कहा कि कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है यानी कि अर्थ आपको क्लियर हो जाता है, तो जिसका अर्थ आपको क्लियर हो जाता है उसे सार्थक कहते हैं, यानी कि अर्थ के साथ सार्थक। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। तो ये हमने वाक्य की यहाँ पर परिभाषा लिखी। अब वाक्य की हमने परिभाषा लिख दी है, तो अतः वाक्य क्या होते हैं वो हम यहाँ पर बता देते हैं शॉर्टकट में। अतः वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सार्थक शब्दों या आप पदों भी कह सकते हैं, ठीक है, शब्दों के मेल से बनते हैं क्या, वाक्य, ठीक है। दूसरा आपका है पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो अपना अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से क्लियर करते हैं, पूर्ण रूप से बताते हैं।
दूसरा वक्ता, वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। यानी कि वक्ता के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनका आशय स्पष्ट करते हैं। और यहाँ पर अगला आपका पॉइंट है, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। और हिंदी के वाक्यों का पदक्रम इस तरह का होता है। कैसा होता है आगे देखते हैं। ठीक है कि हिंदी में जो वाक्य लिखे जाते हैं उनका पदक्रम कैसा होता है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद आता है कर्म, उसके बाद आता है पूरक, उसके बाद आता है क्रिया। ठीक है, अब जैसे पंकज पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। गाय हरी घास खाती है। या चित्रकार चित्र बनाएगा। तो ये हमने यहाँ पर शब्दों के कुछ क्रम जो है वो आपको यहाँ पर बताए। तो देखिए, हमने कहा हम वाक्यों के भेद यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने वाक्यों पर विचार किया, वाक्यों के बारे में जाना कि वाक्य होते क्या हैं। हम कैसे वाक्यों की भेद बताएंगे जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा कि वाक्य क्या होते हैं। तो देखिए, वाक्य में हमने कहा कि वाक्य भेद, तो वाक्य भेद का आधार क्या है। वाक्य भेद का आपको सबसे पहले वाक्य भेद का आधार जानने के लिए वाक्य के घटक जानने होंगे कि वाक्य के कितने घटक होते हैं, यानी कि उसका आधार क्या है, वाक्य के बनने का आधार क्या है, वाक्य की संरचना क्या है। तो ये हमने यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बताई कि क्या कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। इसके लिए हमको अगर पूरी तरह से इसको जानना है तो सबसे पहले हमें
उपवाक्य क्या होते हैं ये क्लियर करना होगा। उसके बाद हमें वाक्य के घटक पढ़ने होंगे। उसके बाद हमें वाक्यों के भेद जानने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर वाक्य के घटक हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वाक्य के घटक क्या होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं आपके वाक्य के। तो इससे पहले एक और चीज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, उपवाक्य। उपवाक्य उपवाक्य क्या होता है? तो देखिए, उपवाक्य जिन क्रियापदों से, यानी कि एक वाक्य आपका है, उनमें जो क्रियापद हैं जिनसे आंशिक भाव व्यक्त होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। देखिए कैसे, इसको पहले यहां लिख लेते हैं। जिन क्रिया पदों से आंशिक जिन क्रियायुक्त पदों से, क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है। जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता आदि। जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य में हमने कहा कि जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता आदि। देखिए क्रियापद है, ये क्रियायुक्त पद है। जाता, लिखता, ये क्या है? क्रियायुक्त पद है। और इनसे आंशिक भाव व्यक्त हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको वाक्य क्लियर हो रहा है, तो इसे उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य के भी भेद होते हैं। उपवाक्य के भेद, कौन कौन से भेद होते हैं उपवाक्य के? उपवाक्य के भी दो भाग होते हैं, प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो ये दो भेद होते हैं आपके उपवाक्य के। तो अब पहले हम जान लेते हैं। देखिए उपवाक्य, हमें पता चल गया कि उपवाक्य क्या होता है। ये क्रिया युक्त पद है जिससे कि आंशिक भाव व्यक्त होता है, पूरा भाव व्यक्त नहीं होता, केवल आंशिक भाव यानी कि थोड़ा सा भाव व्यक्त होता है। तो इसको हमने कहा कि ये आपका उपवाक्य है। और उपवाक्य के भेद हमने यहाँ पर बताए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। दोनों को क्लियर कर लेते हैं, क्या होता है आपका प्रधान उपवाक्य, क्या होता है आपका आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य यानी कि जो उपवाक्य पूरे वाक्य में अलग भी लिखा जाए, तो जिसका अगर देखिए प्रधान है यानी कि दो पदों से मिलकर एक वाक्य बन रहा है, यानी कि दो उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन रहा है, लेकिन उन दोनों में ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, दो उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन रहा है, लेकिन उन दोनों में एक प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है। तो जो प्रधान उपवाक्य है उसको अगर आप अलग से भी लिख देंगे तो क्या होगा कि उसका उसमें कोई भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वाक्य आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, आपका जो आश्रित उपवाक्य है वो उसका अर्थ कभी भी आपका आश्रित प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा नहीं होता। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, ठीक है, कि वह कैसा आदमी है, कि वह कैसा आदमी है। अभी हम यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे, तो एक बार प्रधान उपवाक्य के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो उपवाक्य पूरे वाक्य में अलग भी लिखा जाए, यानी कि चाहे उसको अलग भी लिख दिया जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। इसका अर्थ जो है किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात की, जो ये प्रधान उपवाक्य होता है, किसी भी वाक्य में, किसी वाक्य में प्रधान उपवाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। किसी भी वाक्य में प्रधान उपवाक्य जो होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कैसे? जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको आगे क्लियर करवाऊंगी। इसके बाद आश्रित उपवाक्य क्या होता है वो देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 2 है हमारा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकते, क्योंकि नाम ही उनका है आश्रित उपवाक्य, वो दूसरे वाक्य पर आश्रित हैं। तो देखिए, जो
उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और देखिए कहते हैं, और इस प्रकार जो ये प्रधान उपवाक्य होता है पर आश्रित या आश्रित रहता है, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य जो होता है ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो ये हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, ठीक है। अब दोनों के एग्जाम्पल हम यहीं पे क्लियर करेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। वैसे तो आपको परिभाषा से ही क्लियर हो गया होगा कि जो उपवाक्य पूरे वाक्य में हम अलग से भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ किसी और दूसरे पर निर्भर नहीं होता, वो प्रधान उपवाक्य। और जो हमेशा प्रधान उपवाक्य पर जिसका अर्थ निर्भर रहता है या प्रधान उपवाक्य के बिना वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाते, आश्रित उपवाक्य। तो देखिए हमने कहा मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। अब जो वाक्य यहाँ पर लिखा गया है पूरा वाक्य, तो इसमें दो वाक्य हैं, देख सकते हैं। पहला वाक्य है मैं नहीं जानता और दूसरा है कि वह कैसा आदमी है, ठीक है। यहाँ पर दो पूरा एक हमने वाक्य लिखा है, लेकिन इसमें यहाँ पर बताया गया है कि मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो आप देखिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो ये शब्द जो है आपका मैं नहीं जानता, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। इसको किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ रही है क्लियर अपने अर्थ को बताने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट कहा जा रहा है कि मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता हम किसी भी भेद पर कह सकते हैं, किसी भी बात पर कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता, ठीक है। ये अपने अर्थ को यहाँ पर क्लियर कर रहा है। लेकिन आगे का आप वाक्य पढ़ेंगे कि वह कैसा आदमी है, आदमी है। तो ये जो आपका यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। कैसे कि वो अभी हम इस वाक्य में जिस आधार पर ये कह रहे हैं, तो ये हम
इसी आधार पे कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि वो किस तरह का आदमी है। तो अभी यहाँ पर जो आधा ये जो आपका वाक्य है ये आपका प्रधान उपवाक्य है और जो बाकी का है ये आश्रित उपवाक्य है। तो अभी तक आपको उपवाक्य के दो भेद यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो अब आपको उपवाक्य क्या होता है ये पता चल गया है। इसके बाद हम वाक्य के घटकों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वाक्य के घटक पढ़ेंगे, तभी जाकर हम वाक्य के भेदों को बता सकते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य क्या होते हैं। इसके बाद हम उपवाक्य को हमने जाना, उपवाक्य के दो भेद हमने यहाँ पर पढ़े। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वाक्य के घटकों को जानेंगे, यानी कि वाक्य आपका किन किन घटकों से मिलकर बनता है, तभी आप वाक्य में भेद कर पाएंगे, तभी आप बता पाएंगे कि वाक्य किस किस तरह से अलग होते हैं। तो वाक्य भेद का जो ये हमारा टॉपिक है ये आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान लगाकर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।